नमस्कार साथियों। जेएसएससी के लिए नागपुरी व्याकरण को पढ़ते हुए आज ये हमारा 5वां वीडियो क्लास है, जिसमें हमारा टॉपिक है क्रिया। इससे पहले के वीडियो क्लासेस में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा रखा है, जो कि जेएसएससी द्वारा ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। उसके वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन्हें जरूर देखें। तो आइए आज के इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो क्रिया को परिभाषित करते हुए यहाँ पे लिखा हुआ है, जोन शब्द से कोनो काम होवे या करे कर बोध होवेला उके क्रिया कहल जाएला। मतलब जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो, ऐसे शब्दों को ही हम लोग क्रिया कहते हैं। अब दूसरा चीज है, यहाँ पे हम लोगों को समझना है धातु क्या होता है। तो धातु होता है क्रिया का मूल अंग। क्रिया का मूल शब्द को हम लोग धातु कहते हैं। उसी को नागपुरे में लिखा हुआ है, क्रिया कर मूल धातु है के मतलब धातु क्रिया का मूल शब्द है। इसको दूसरी तरह से हम लोग समझ सकते हैं, धातु क्रिया पद कर उ अंश है के उ अंश के कहे ना जे कोनो क्रिया कर लगभग 100 रूप में पावल जाएला। इसको हिंदी में समझते हैं तो वो कुछ इस तरह से है कि धातु किसी क्रिया के उस अंश को कहते हैं जो क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है। तो ये होता है धातु। धातु का अपने आप में एक स्वतंत्र अर्थ होता है और धातु का जो शब्द होगा उसको एक अर्थपूर्ण शब्द भी वो होता है। तो उसी को लिखा हुआ है, मूल धातु आपन आप में पूरा होवेला, इकर स्वतंत्र अर्थ माने राखेला। इसका जो स्वतंत्र अर्थ है, धातु का स्वतंत्र अर्थ वो माने रखता है। अब धातु में प्रत्यय जोड़ करके क्रियापद बनाया जाता है। मतलब जब हम लोग धातु शब्द के पीछे कुछ शब्दांश को जोड़ेंगे, तब जो शब्द बनेगा उसे हम लोग कहेंगे क्रियापद। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो धातु है वो किसी भी क्रियापद का मूल अंश होता है, उसे ही धातु कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, धातु जो है वो है जा, दूसरा धातु है खा, तीसरा धातु है पी। तो जब जा, खा और पी, इनमें हम लोग यक जोड़ देते हैं तो देखिए यहाँ पे पी यक लिखा हुआ है, तो पियक ये क्रियापद हो गया जिसमें धातु है पी और यहाँ पर यक है प्रत्यय। तो जब हम लोगों ने धातु में प्रत्यय जोड़ा तब हम लोगों को मिला क्रियापद। उसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है जायक, तो यहाँ जा धातु है जिसमें प्रत्यय जोड़ा हुआ है यक, तो ये जो जायक है वो हो गया हमारा क्रियापद। तीसरा जो शब्द है वो चिकनायक, तो यहाँ पर चिकना प्लस यक, तो ये जो चिकना है ये मूल धातु है और ये जो यक है वो है हमारा प्रत्यय। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि धातु किसी भी क्रियापद का मूल अंश होता है, उसे ही धातु कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रचना के हिसाब से क्रिया कर दुई गो मुध भेद होवेला। मतलब रचना के आधार पर क्रिया के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है सक्रमक क्रिया और दूसरा प्रकार है अक्रमक क्रिया। अब इन दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। पहला है हमारा सक्रमक क्रिया। तो सक्रमक क्रिया किसे कहते हैं? तो सक्रमक क्रिया उन क्रियाओं को कहते हैं। अब इसको समझने से पहले हम लोगों को एक उदाहरण देख लेना चाहिए। जैसे कर्मा पीठा खालक या खायला, तो ये एक वाक्य है। अब इसमें देखिए कर्मा जो है वो खाने का काम कर रहा है, तो कर्मा जो है यहाँ पर हो गया कर्ता, और खायला जो शब्द है ये हो गया हमारा क्रिया, और कर्मा के द्वारा खाने का क्रिया किया जा रहा है जिसका फल जो है वो पीठा पे पड़ रहा है। मतलब खाने का काम का असर जो है वो किस पे पड़ रहा है? पीठा पे पड़ रहा है। एक तरह का पकवान का नाम है पीठा, तो ये जो है वो हमारा हो गया कर्म। तो ऐसे क्रिया शब्द, जैसे यहाँ पे जो खायला क्रिया शब्द है, ये ऐसे क्रिया शब्द
जिनके अर्थ को पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, ऐसे क्रिया शब्दों को हम लोग कहते हैं सक्रमक क्रिया। या दूसरे तरह से अगर हम लोग इस सक्रमक क्रिया को परिभाषित करें तो वो कुछ इस तरह से होगा, सक्रमक क्रिया उके कहना जेकर संगे कर्म होवे या कर्म होवे संभावना होवेला। मतलब सक्रमक क्रिया उसे कहा जाता है जिसके साथ में कर्म होगा, जिसके साथ में कर्म होगा या कर्म होने की संभावना होगी। जैसे यहाँ पर जो करता है उसने खाने का काम किया, तो खाने का जो काम है, जो क्रिया है, उसका असर इस पीठा पे पड़ा, तो ये हो गया हमारा कर्म। पीठा जो हो गया वो हमारा कर्म हो गया। तो ऐसे शब्दों, ऐसे क्रिया शब्दों को ही हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया। ऐसे शब्दों को ही हम लोग कहते हैं सक्रमक क्रिया। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सक्रमक क्रिया उगे कहना जेकर संगे कर्म होवेला या होवे संभावना होवे, माने जे जोन क्रिया कर उपयोग कर संचालन कर्ता से हुए, मतलब जिस क्रिया का संचालन कर्ता करे, और जेकर फल या प्रभाव कोनो दोसर आदमी या वस्तु पर चाहे कर्म पर पड़े, और जो कर्ता ने काम किया, जो भी क्रिया किया, उसका फल किसी दूसरे वस्तु, दूसरे आदमी या दूसरे कर्म पर पड़े, तो ऐसे क्रिया को हम लोग कहते हैं सक्रमक कहल जाएला। तो ऐसे ही क्रिया को हम लोगों ने सक्रमक कहा जाता है। अब इसी उदाहरण को दिया हुआ है, जैसे कर्मा पीठा खायला। ई वाक्य में करता है कि कर्मा, मतलब ये जो कर्मा शब्द है वो करता है, पीठा जो शब्द है वो कर्म है, और खायला जो शब्द है वो क्रिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि खायला, खाने का जो क्रिया है वो कर्मा के द्वारा किया गया, और उसका फल जो है वो मीठा पीठा पे पड़ा। मतलब खाने का जो असर है वो किस पे पड़ा, पीठा पे पड़ा। तो ये जो खायला शब्द है वो हमारा हो गया सक्रमक क्रिया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सक्रमक क्रिया क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग उदाहरण देखते हैं कि कर्मा पीठा खायला। तो जब हम लोग इसी में सवाल पूछते हैं कर्मा का खायला, कर्मा का खायला, तो ये जो का शब्द है, इसी का शब्द का उदाहरण है, उत्तर है पीठा खायला। तो यहाँ पर उत्तर मिल जा रहा है, तो हमारा जो ये खाने का जो है, खायला जो शब्द है वो हमारा हो जाएगा सक्रमक क्रिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि अक्रमक क्रिया क्या है। अक्रमक क्रिया क्या है? जोन क्रिया कर उपयोग व्यापार और फल कर्ता पर परे उके अक्रमक क्रिया कहल जाएला। अक्रमक क्रिया में कर्म नी होवेला। देखिए अक्रमक क्रिया जो है उसमें उसके अर्थ को पूरा करने के लिए ऐसे क्रिया शब्द जिनके अर्थ को पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसे क्रिया शब्दों को हम लोग अक्रमक क्रिया कहते हैं। दूसरी तरह से अक्रमक क्रिया को परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे क्रिया शब्द जिनको कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जहां पर जिस वाक्य में कर्म नहीं होगा वहां पर जो क्रिया होगा वो होगा अक्रमक क्रिया। और तीसरे तरीका से अक्रमक क्रिया को परिभाषित कर सकते हैं कि जिस क्रिया का उपयोग जब हम लोग किसी क्रिया को कर्ता के द्वारा कराते हैं तो उसका फल जो है वो किसी दूसरे पे ना पड़ करके कर्ता पर ही पड़ जाए, जिसका फल कर्ता पर ही आ जाए, तो ऐसे क्रिया को हम लोग अक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कर्मा सुतेला, कर्मा सुतेला। तो ये एक वाक्य है जहां पे ये जो सुतेला शब्द है ये है हमारा क्रिया, और कर्मा जो है वो है हमारा कर्ता। तो सोने का जो क्रिया है, सोने का जो क्रिया है वो कर्मा के द्वारा ही किया जा रहा है, और इसका सोने का जो क्रिया है उसका फल भी कर्मा के ऊपर ही आ रहा है। तो इसीलिए हमारा ये जो सुतेला शब्द है वो हो जाएगा अक्रमक क्रिया, अक्रमक क्रिया हो जाएगा। अब उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिया उदाहरण में है कर्मा सुतेला,
हिया सूते क्रिया अकर्मक है, कर्ता कर्मा है और सूते क्रिया जेके कर्मा पूरा करेला। हिया सूतेक फल कर्मा ऊपर पड़ेला, सेले सूते क्रिया अकर्मक क्रिया है। उसी को मैंने यहाँ पे समझाया। अब देखते हैं कि सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया को कैसे पहचाना जा सकता है, उनको कैसे अलग किया जा सकता है। सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया का क्या लक्षण होता है। तो आपको पहली चीज ये ध्यान रखना होगा कि सक्रमक क्रिया जो है उसको उसके लिए लंबे वाक्य की जरूरत पड़ती है, लेकिन अक्रमक क्रिया के लिए छोटे से वाक्य की जरूरत पड़ती है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि जब भी हम लोग प्रश्न पूछेंगे, जैसे कोई भी सेंटेंस लिखे, कोई भी वाक्य लिखे और उस वाक्य में हम लोग सवाल पूछते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए गंदूरा के बाग हबकलक। तो ये जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि गंदूरा के बाग हबकलक उदाहरण देख रहे हैं, तो पहला चीज मैंने बताया कि ये सेंटेंस लंबा है। अब यहाँ पे हम लोग दो क्वेश्चन पूछेंगे, का हबकलक और के हबकलक, दो क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला सवाल है के हबकलक मतलब गंदूरा के हबकलक। अब यहाँ पर जो हबकलक कहने का अर्थ होता है वो काटना होता है। तो बाघ ने किसे काटा, तो गंदूरा को काटा। तो बाघ यहाँ पे हो गया कर्ता, बाघ जो शब्द है वो यहाँ पे है कर्ता, हबकने का काम जो है वो क्रिया हो गया और इस क्रिया का फल जो है वो गंदूरा के ऊपर में पड़ रहा है। तो इसीलिए हमारा जो ये हबकने का जो क्रिया है वो हो जाएगा सक्रमक क्रिया। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा के हबकलक, तो गंदूरा के हबकलक। दूसरा क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं का हबकलक, तो यहाँ पर है बाघ हबकलक। तो जब ये के और का उत्तर मिल जाएगा तो ऐसे क्रिया शब्द जो हैं वो हमारे हो जाएंगे सक्रमक क्रिया। जब दोनों का उत्तर मिल जाएगा, ये जो का क्वेश्चन है और दूसरा है के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का उत्तर जब हमें वाक्य से मिल जाता है तब हम लोग ऐसे क्रिया शब्दों को हम लोग सक्रमक क्रिया कहते हैं। अब सक्रमक क्रिया तो हम लोगों ने देख लिया कि किसे कहते हैं, लेकिन अक्रमक क्रिया को कैसे पहचानेंगे। तो जब हम लोगों को का और के कर मतलब के सवाल का उत्तर ना मिले तब हम लोग समझेंगे कि वो जो है वो अक्रमक क्रिया है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इकर, यहाँ पे लिखा है इकर में के और का दुयो का जवाब है, सेले इसन वाक्य मन में क्रिया सक्रमक कहला और जेकर में ई सवाल मनक जवाब नी भेटायला, असमंजस कर हालत रहेला उके अक्रमक क्रिया कहल जाएला। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है मन अकबकायला, तो ये हमारा उदाहरण हो गया। इसको हम लोग अगर साइड में लिखते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं मन अकबकायला। तो ये एक वाक्य है मन अकबकायला। पूछते हैं केकर मन अकबकायला, केकर मन अकबकायला। तो इस केकर मन अकबकायला इसका हम लोगों को उत्तर नहीं मिल रहा है। दूसरा हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि काले मन अकबकायला, काले मन अकबकायला, तो इसका भी उत्तर हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये जो अकबकाना क्रिया है वो हमारा हो गया अक्रमक क्रिया। तो जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना कि केकर, का, के, काले, ये सब उत्तरों का, इन सभी क्वेश्चन का जब उत्तर मिल जाए सवाल वाक्य से, तो वहां पे जो क्रिया होगा वो हो जाएगा सक्रमक क्रिया और उत्तर ना मिले तो वो हो जाएगा हमारा अक्रमक क्रिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है केकर और काले, इकर पता नहीं चलेला, ई मध्य ई वाक्य में अक्रमक क्रिया रहेला। अब हम लोग देखते हैं सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया। तो यहाँ पे पहला जो वाक्य है उसमें देखिए ये इसका सेंटेंस बड़ा है, इसका सेंटेंस छोटा है। तो गंदूरा के बाघ हबकलक, हबकलक क्रिया है, करता है बाघ और गंदूरा जो है वो है कर्म। तो ये हमारा हो गया सक्रमक क्रिया। उसके बाद बाघ हबकलक, हबकना क्रिया है, कर्ता जो है वो बाघ है लेकिन कर्म पता ही नहीं, इसीलिए ये हो गया हमारा अकर्मक क्रिया। अब यहाँ पे दूसरा जो है वो है फगनी के बिछी बिंधलक। बिछी बिंधलक कहने का अर्थ है कि बिंधलक का अर्थ होता है कि डंक मारना और बिछी का अर्थ होता है
बिछी का अर्थ याद नहीं है अभी। बिंधलक का अर्थ होता है डंक मारना। तो फनगी के बिछी बिंधलक, तो बिछी जो है वो है हमारा यहाँ पे कर्ता, बिंधने का क्रिया किया गया है और उसका असर फनगी के पे पड़ा, तो यहाँ पे फनगी जो है वो हो गया कर्म। तो यहाँ पर ये जो बिंधने का क्रिया है वो हो गया हमारा सकर्मक क्रिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फिनगी के बिंधलक, तो का बिंधलक के बिंधलक, इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर नहीं मिल रहा है। पहला तो का बिंधलक, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए ये बिंधलक शब्द जो है वो अक्रमक क्रिया हो गया। अब यहाँ पे तीसरा जो है वो है उ गोई हार से लजायला। तो उ गोई हार से लजायला, तो लजायला जो है वो हो गया हमारा क्रिया, उ यहाँ पे हो गया कर्ता और हार से लजायला। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये जो लजायला शब्द है वो हो गया हमारा सक्रमक क्रिया। समधी जीतन घरे आलें, तो आने का काम कौन कर रहा है, समधी कर रहा है। कहाँ आ रहे हैं, जीतन के घर में आ रहे हैं, तो आना क्रिया हो गया, समधी जो है वो कर्ता हो गए और जीतन यहाँ पे जीतन घर जो है वो हो गया हमारा कर्म। तो इसीलिए आलय शब्द जो है वो हमारा हो गया सक्रमक क्रिया। अब यहाँ पर देखते हैं समधी आलय, तो यहाँ पर कहाँ आलय, केकर घरे आलय से नहीं पता चल रहा है, उसका उत्तर नहीं दे पा रहा है, इसीलिए जो ये यहाँ पे जो आलय शब्द है वो है हमारा अक्रमक क्रिया। अब जो हमारा पांचवा वाक्य है वो है उ आपन मोड़ के खजवायला। तो उ खजवायला, यहाँ पर उ हो गया वो, मतलब कि इसका अर्थ है वो, खजवायला मतलब सर को खुजाता है, तो यहाँ पर खुजाना हो गया क्रिया, ये हो गया उ हो गया कर्ता, और मुड़ के आपन मुड़ के खजवायला, तो अपना सर को खुजला रहा है, तो सर यहाँ पर ये जो मूड शब्द है ये है हमारा कर्म। तो इस तरह से ये जो खजवाना शब्द हो गया वो हो गया सक्रमक क्रिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऊ खजवायला, का के खजवायला, उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये जो खजवाना शब्द है वो हो जाएगा अक्रमक क्रिया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया वाक्यों पर निर्भर करता है कि उस वाक्य में क्या लिखा हुआ है, उसी के आधार पर हम लोग चुनेंगे कि कोई क्रिया शब्द सक्रमक है या अक्रमक है। ये था संरचना के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया के दो प्रकार। अब हम लोग बात करते हैं कि क्रिया के और भी दूसरे जो रूप हैं उसके बारे में, दूसरे भेद के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिया के और 5 भेद हैं, क्रिया के औरों रूप होते हैं। पहला जो है वो है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है सहायक क्रिया, चौथा है नाम बोधक क्रिया और पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। तो सबसे पहले हम लोग डील करते हैं, हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया को। तो जोन क्रिया से कोनो काम के करुआए कर बोध होवेला, माने काम करे कर प्रेरणा देवल जायला, उसन क्रिया शब्द के हमरे मन प्रेरणार्थक क्रिया कहिला। इसका हिंदी में रूपांतरण है जिस क्रिया शब्द से किसी काम को करने की प्रेरणा दी जाती हो, ऐसे क्रिया शब्दों को हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है जगुआएक, उठवाएक, चलुआएक, पिटवाएक, जोतवाएक और बोलवाएक। तो ये जो शब्द थे वो थे प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण। धातु है, यहाँ पे धातु लिखा हुआ है, दूसरा है साधारण क्रिया और यहाँ पे है प्रेरणार्थक क्रिया। सबसे पहले धातु है चूस, उसका साधारण जो क्रिया है वो हो जाएगा चूसेक और उसका जो प्रेरणार्थक क्रिया है वो हो जाएगा चुसवाएक। दूसरा धातु है लिख, उसका जो साधारण क्रिया है वो है लिखेक, उससे प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगा लिखवाएक। तीसरा है चाट, साधारण क्रिया चाटेक, फिर हो जाएगा चटवाएक। नाच, नाचेक, नचवाएक। थूक, थूकेक, थुकवाएक। सोट, सोटेक, सोटवाएक। नोच, नोचेक, नोचवाएक। हेर, हेरेक, हेरवाएक। खेल, खेलेक, खेलवाएक। पढ़, पढ़ेक, पढ़वाएक। खोज, खोजेक, खोजवाएक। गा, गावेक, गौवाएक। धो, धोवेक, धोवाएक। उठ, उठेक, उठवाएक। छू, छुवेक, छुवाएक। रह, रहेक, रहुआएक। घर, धर, धरेक, धरुआएक। कांध, कांदेक, कंदवाएक।
भाग भागेक भगवाएक, बोल बोलेक बोलवाएक, पूछ पूछेक पूछवाएक, सूत सूतेक सुतवाएक। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि क्रिया का धातु रूप, फिर उसका साधारण क्रिया, फिर उसका हम लोगों ने देखा प्रेरणार्थक क्रिया। तो इस तरह से प्रेरणार्थक क्रिया पहला जो टाइप है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होता है उसको देख लेते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है संयुक्त क्रिया। तो जब दो या दो से अधिक धातु आपस में मिल करके किसी एक क्रिया शब्द का निर्माण करते हो, तब ऐसे क्रिया शब्द को हम लोग कहते हैं संयुक्त क्रिया। उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, जोन क्रिया दुई या दुई से बेसी धातु कर मेल से बनेला उके संयुक्त क्रिया कहे ना। अब यहाँ पर देखिए, लंबा करेक, बढ़ाएक में और जोड़ेक में, मतलब ये हुआ कि जब वाक्य को हम लोगों को लंबा करना हो, बड़ा करना हो या किसी चीज को जोड़ना हो, तब हम लोग संयुक्त क्रिया का प्रयोग करते हैं। पहला उदाहरण है धनुआ कांदलक। तो यहाँ पर जो कांदलक शब्द है वो है संयुक्त क्रिया। रचुआ कांदेक लागलक, तो यहाँ पे कांदे लागलक ये शब्द है संयुक्त क्रिया। माय नहियर पहुंच गेलक, तो यहाँ पहुंच गेलक जो शब्द है वो है संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पे उसी को लिखा हुआ है, कांदलक, कांदे लागलक, पहुंच गेलक, ये दो शब्द जो है वो संयुक्त क्रिया है। अब हम लोग देखते हैं कि साधारण क्रियापद में खा, पी, ले, जा इन सभी धातुओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन संयुक्त क्रिया में जो है वो होवेक, आवेक, जाएक, रहेक, राखेक, पारेक, लेगेक, भेजेक इन सभी क्रियाओं का योग से जो है वो संयुक्त क्रिया बनता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जहां पे भी ये शब्द होंगे, जहां सब पर भी होवेक शब्द होगा, आवेक शब्द होगा, जायक शब्द होगा, रहेक शब्द होगा, राखेक शब्द होगा, पारेक शब्द होगा, लेगेक शब्द होगा, भेजेक शब्द होगा, वहां पे संयुक्त क्रिया होगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों के मिलने से संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है। अब हम लोग तीसरा टाइप देखते हैं कि तीसरा टाइप क्या है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होता है, तो ऐसे क्रिया शब्द जो मूल क्रिया शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करते हो, ऐसे क्रिया शब्दों को हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, जोन क्रिया मूध क्रिया कर रूप और उकर अर्थ के स्पष्ट करे बताएक में मदद करेला उके सहायक क्रिया कहल जाएला। जो क्रिया शब्द मूल क्रिया शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने में उसको मदद करता है, ऐसे क्रिया शब्द को हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग उदाहरण है, मंगरू खात रहे। तो यहाँ पर जो शब्द है खात रहे, यहाँ पर जो शब्द है खात रहे, तो यहाँ पर खाना जो है वो है मेन क्रिया, और यहाँ पर जो है वो रहे जो शब्द है वो है सहायक क्रिया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मंगरू खात रहे में दो क्रिया शब्द है, तो यहाँ खात जो है वो मेन क्रिया है और रहे शब्द जो है वो सहायक क्रिया है। अब यहाँ पे दूसरा जो उदाहरण है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊ रेडियो सुनत रहे। तो यहाँ सुनना है मेन क्रिया और रहे जो है वो हो गया हमारा सहायक क्रिया। अब हम लोग देखते हैं चौथा प्रकार कि चौथा प्रकार क्या है। चौथा प्रकार है नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया क्या होता है, तो संज्ञा चाहे विशेषण कर संगे क्रिया के जोड़ ले जे संयुक्त क्रिया बनेला उके नाम बोधक क्रिया कहना। मतलब जब हम लोग संज्ञा और विशेषण के साथ में क्रियापद को जोड़ दें, जब हम लोग संज्ञा या विशेषण के साथ में क्रियापद को जोड़ दें और एक नया क्रियापद बनाएं, तब जो क्रियापद बनेगा उसे हम लोग कहते हैं नाम बोधक क्रिया। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पर नाम बोधक क्रिया जो है वो संयुक्त क्रिया से किस तरह से अलग है। नाम बोधक क्रिया में हम लोग क्या कर रहे हैं कि संज्ञा में हम लोग जोड़ रहे हैं, संज्ञा में हम लोग जोड़ रहे हैं क्रिया, तो बन रहा है संयुक्त क्रिया। विशेषण में हम लोग जोड़ रहे हैं क्रिया, तो यहाँ पर बन रहा है संयुक्त क्रिया। लेकिन नाम बोधक क्रिया यहाँ पे बन रहा है। जब हम लोग संज्ञा में क्रिया जोड़ रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पे नाम बोधक क्रिया मिल रहा है। विशेषण में जब हम लोग क्रिया जोड़ करके नया क्रिया बना रहे हैं तो हम लोगों को मिल रहा है नाम बोधक क्रिया। लेकिन जब हम लोग
धातु को, क्रिया के दो धातु को आपस में जोड़ करके नए क्रिया शब्द बनाते हैं, तब वो कहलाते हैं संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया में जो है वो धातु को जोड़ने से बनता है संयुक्त क्रिया, और नाम बोधक क्रिया में संज्ञा या सर्वनाम में जब हम लोग किसी क्रियापद को जोड़ते हैं तब बनता है नाम बोधक क्रिया, यही अंतर है। अब यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है संज्ञा क्रिया, जैसे यहाँ पर है भस्म करेक, तो भस्म यहाँ पर शब्द हो गया हम लोगों का संज्ञा, और क्रिया जो हो करेक सो हो गया वो क्रिया, तो भस्म करेक एक नाम बोधक क्रिया हो गया। विशेषण क्रिया, तो ये भी हताश होवेक, तो हताश हो गया विशेषण, होवेक हो गया यहाँ पे क्रिया, तो ये जो शब्द है वो है हमारा नाम बोधक क्रिया। हताश होवेक शब्द जो बना वो हमारा बन गया नाम बोधक क्रिया। अब पांचवा जो क्रिया का प्रकार है वो है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है? जब किसी काम को आप कर रहे हैं और उसके तुरंत बाद किसी दूसरे काम को आप किए, तो दूसरे काम से ठीक पहले जो काम किया गया है उस क्रिया को हम लोग कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता कोनो एक क्रिया के निम्राय के, मतलब जब कर्ता किसी एक काम को करने के बाद उसके तुरते ओहे बेरा दोसर क्रिया में लायक जायला, तब पहिल क्रिया के पूर्वकालिक क्रिया कहल जायला। मतलब जब कर्ता किसी क्रिया को खत्म करने के बाद तुरंत दूसरे क्रिया में लग जाएगा, तो जो पहले खत्म किया हुआ क्रिया है उसे हम लोग कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। जैसे अंगनी नहाय के आलक, सॉरी अंगनी नहाय के खालक, तो यहाँ पर जो अंगनी है वो है हमारा कर्ता, जो अंगनी शब्द है ये वो है हमारा यहाँ पे कर्ता। उसके बाद में नहाना जो है वो पहले वो नहाएगी उसके बाद वो खाएगी, पहले वो नहाई उसके बाद वो खाएगी, तो नहाने क्रिया को कंप्लीट करने के बाद में वो खाने क्रिया को कंप्लीट करेगी, इसीलिए हमारा ये जो नहाना क्रिया है वो हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। तो हिया उसी चीज को जो मैंने बताया उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, हिया नहायक और खायक दुई गो क्रिया है, मुदा नहाय के खायक बात है। यहाँ पे दो क्रिया था नहाना और खाना, लेकिन बात यह है कि पहले नहाएगी उसके बाद खाएगी, तो इसीलिए नहाना जो क्रिया है वो हो जाएगा हमारा पूर्वकालिक क्रिया। अब हम लोग अंतिम पार्ट में पहुंचते हैं और वो है हमारा कि क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा क्या होता है उसे हम लोग समझते हैं। कभी कभी जो क्रिया शब्द है ना वो संज्ञा के जैसा प्रयोग हो जाता है, तो वाक्य में जो क्रिया शब्द संज्ञा के जैसा प्रयोग हो उसे हम लोग कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। यहाँ पे लिखा हुआ है कखनो कखनो क्रिया संज्ञा लखे व्यवहार में आवेला, तब इसन क्रिया के क्रियार्थक संज्ञा कहल जाएला। उदाहरण देखिए यहाँ पे, देश खातिर जान देवे के लिए तैयार रहे चाहिए। अब इस वाक्य में आप देखिए, इस वाक्य में आप देखिए जान देवे, तो जान देना एक क्रिया शब्द है, लेकिन यहाँ पे क्या जान दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा, बस नाम से बोला जा रहा है, तो इसीलिए जान देवे शब्द जो है वो हो गया हमारा क्रियार्थक संज्ञा, क्योंकि इस क्रिया शब्द का इस वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है, इसीलिए हो गया हमारा क्रियार्थक संज्ञा। अब यहाँ पर नागपुरी में क्रियार्थक संज्ञा ढेरे है, मतलब नागपुरी में क्रियार्थक संज्ञा जो है वो बहुत है, ढेरे भेटायना। अब उसका कुछ उदाहरण है यहाँ पे, कहबे करब, करबे करब, बचाबे करब, चलके होई, चाबबे करी, बिंधबे करी, खाबे करी, सुनबे करी, तो ये जो शब्द हैं वो सारे के सारे जो हैं वो है क्रियार्थक संज्ञा। तो इस तरह से क्रिया का जो भेद है, क्रिया का जो अर्थ है वो खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये क्लास जो है वो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोगों को और मोटिवेशन मिल सके और हम लोग आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकें और जो आपके एग्जाम में हेल्प कर सके। तो इसी के साथ में आज के इस वीडियो क्लास को हम खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।